नमस्कार दोस्तों, स्टडी पाथ में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं विशाल तिवारी और आज हम बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी का पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ेंगे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले पहला पार्ट देख लें, जिसमें हमने बताया है कि किस प्रकार से कौन कौन से एक्ट अंग्रेजों द्वारा हमारे देश में आए और कैसे कैसे लागू हुआ। आज हम बात करने वाले हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसके तहत भारत में कंपनी के कार्य एवं प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। जब वो हमारे देश में अंग्रेज आए थे तब तो उनका कंट्रोल हमारे देश पे नहीं था, लेकिन जब इन्होंने ये एक्ट बना दिया जिसे हम पिट्स इंडिया एक्ट बोलते हैं 1784 का, तो उससे क्या हो गया कि ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण हो गया। किस पर? भारत में कंपनियों के कार्यों पर और प्रशासन दोनों पर। इसके पहले सिर्फ कंपनियां हमारे देश में राज करती थी, कंपनियां ही लाभ कमाती थी, लेकिन अब इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट इसमें हो गया। इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया। इसमें अब क्या हो गया कि जो बिजनेस करने वाले लोग थे उनको अलग कैटेगरी में कर दिया गया और क्या कहते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज वर्क करती थी राजनीतिक कार्यों के लिए, उसको अलग कर दिया गया। भारत में कंपनी द्वारा शासित क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया, यानी कि ब्रिटिश ऑक्यूपाइड एरिया। जो भी इंडिया के लैंड रहता था इंडिया का, उसको ब्रिटिश ऑक्यूपाइड लैंड कहा गया। भारत में द्वैत शासन की शुरुआत हुई, जो 1858 ईस्वी तक विद्यमान रही। यानी कि अब हमारे ही देश में द्वैत शासन शुरुआत हो गया, यानी कि जो राजा रजवाड़ा थे वो तो करते ही थे, बाकी जो लैंड अंग्रेजों के हाथ में थी वहाँ पर वो राजा की तरह उसका वर्क करते थे, उसके पूरे एरिया को अपने कंट्रोल में करके कार्य करते थे। तो द्वैत शासन प्रणाली शुरुआत हो गई। कंपनी के वाणिज्य संबंधित मामलों की देखरेख के लिए निदेशक मंडल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अनुमति मिली, जबकि राजनीतिक मामलों के लिए नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। देखिए, आपको याद रखना, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पूछता है क्या है, तो ये एक निदेशक मंडल था जो कि वाणिज्यिक मामलों की देखरेख करता था। वही बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये राजनीतिक मामलों की देखरेख के लिए बनाया गया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। चलिए आगे चलते हैं। आगे है भारत के प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल या वायसराय। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर तो आपको मिलेगा 1772 से 1774 बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के गवर्नर थे 1758 से 60 तक तथा 1765 से 67 तक। उसके बाद आते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक 1833 से 1835 भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के तौर पर इन्होंने काम किया। उसके बाद लॉर्ड कैनिंग आते हैं, फिर लॉर्ड माउंटबेटन क्या होता है कि जब हमारा देश आज़ाद होता है, ये पूछता है कि बताइए हमारा देश आज़ाद होने के समय यानी कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। और स्वतंत्र होने के पश्चात स्वतंत्र भारत के प्रथम अंतिम गवर्नर जनरल जो थे वो श्री राजगोपालाचारी जी थे। तो इस प्रकार से ये पूरी गवर्नर जनरल और वायसराय का ये एक पूरा उनका कार्यकाल है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसे आप अपने कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं 1813 का राजलेख क्या कहता है। 1813 का राजलेख कहता है इसके द्वारा कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। हालांकि कंपनी को चीन से व्यापार का तथा कंपनी का भारत में चाय के व्यापार का एकाधिकार जारी रहा। देखिए, 1813 का राजलेख कहता है कि भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब कंपनियों को वो अधिकार पूरी तरीके से नहीं रहा, लेकिन चीन से व्यापार करने के लिए उनको एकाधिकार दे दिया गया था। इस अधिनियम के तहत भारत में शिक्षा के विकास एवं विस्तार के लिए 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष की व्यवस्था की गई। देखिए, 1813 में ही कह दिया गया था कि भारत में शिक्षा को बढ़ावा देना है, खासतौर पर अंग्रेजी शिक्षा को, ताकि उनका कार्य आसानी से चल सके। लेकिन ये पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया, ये बस कागजों में रहा कि 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्चा की जाएगी। फिर उसके बाद आता है 1833 का चार्टर्ड एक्ट। 1833 का चार्टर्ड एक्ट क्या कहता है, इसके द्वारा कंपनी के चीन से भी व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। अब धीरे धीरे कंपनियां क्या कर रही हैं, देखिए उनका एकाधिकार समाप्त कर रही हैं, किनके, जो यहाँ पे व्यापार करने आए थे, और वहाँ पे राजनीतिक दखल शुरू हो गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। जो पहले बंगाल के गवर्नर जनरल थे, अब उन्हें पूरे संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। उसके बाद
गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य, चौथे सदस्य के रूप में सर्वप्रथम मैकाले को शामिल किया गया था। लॉर्ड मैकाले को आप जानते होंगे, निष्पंदन सिद्धांत जिसे फिल्ट्रेशन थ्योरी कहते हैं, ये इन्होंने ही दिया था और ये बहुत ही पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति थे उनको, जो कि गवर्नर जनरल परिषद में एक विधि सदस्य के रूप में, चौथे सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। इसके तहत दास प्रथा के कानून के खिलाफ घोषित किया गया तथा 1843 ईस्वी में इसे कानून बनाकर समाप्त कर दिया गया। इसी समय 1843 में हमारे देश में दास प्रथा को भी समाप्त कर दिया गया। इस एक्ट के तहत कानून बनाने की शक्ति का केंद्रीकरण कर दिया गया, सेंट्रलाइजेशन कर दिया गया, यानी कि अब शक्तियाँ किसी एक व्यक्ति के पास ही अब सीमित रहने वाली थी। केंद्रीकरण कर दिया गया, विकेंद्रीकरण नहीं होता, यहाँ पर केंद्रीकरण कर दिया गया। राजलेखा की धारा के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म, स्थान, वंश तथा वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जा सकता। अब थोड़ी थोड़ी पावर अब उन लोगों को मिलने लगी थी जो कि केवल अंग्रेज नहीं थे, वो इंडियन भी थे। अब धीरे धीरे क्या था कि अंग्रेज भारत के को कुछ न कुछ उनको हक दे रहे थे, लेकिन बहुत ही अल्प मात्रा में। उसके बाद गवर्नर जनरल को एक विधि आयुक्त नियुक्त करने का भी अधिकार दे दिया गया। तो इस प्रकार से पूरा कार्यक्रम 1843 ईस्वी तक चलता रहा। अब हम आगे पढ़ेंगे 1853 का राजलेख नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।